कौम का गद्दार सऊदी अरब। दुनिया को अब ये दिख रहा है कि सऊदी कौम का अपने मुसलमानों का गद्दार है। पिछली रिपोर्ट में बिन सलमान के बारे में जो मैंने खुलासा किया, जो इजराइल ने खुद कबूल किया था और दूसरे मीडिया भी कबूल कर चुके और बता चुके कि ईरान पर हमला करने में सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पूरी मदद की थी। उस पर मैंने कहा था कि सऊदी का ये जो बिन सलमान है ये यजीद से कम नहीं है। और मैंने उस वक्त कहा था कि देख लीजिएगा, ये सारे सबूत पेश करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर अपनी वालिदा से पूछ लेना कि अब्बा असली वाले कौन हैं, या फिर अम्मा अब्बा यही हैं, तो अब्बा शायद हमको हराम खिला रहे हैं, क्योंकि सच हमें हजम नहीं हो रहा है। लोगों को मोहम्मद बिन सलमान को मेरा एक्सपोज करना इतना बुरा लगा कि कमेंट सेक्शन में फिर भी 4-5 कीड़े मकोड़े आ गए। कहेंगे रजा भाई इजराइल बोल रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इजराइल ये लड़वा रहा है उम्मत को। अरे उम्मत में वो आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान, लड़वा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब के भी अंधभक्त हैं। अरब के भी क्यों? क्योंकि वो शिया कौम से नफरत करते हैं। ये इतने सड़े हुए लोग होते हैं जिनकी माओं ने गोद में सिर्फ शिया के खिलाफ जहर उगला हो, कौम को तोड़ने का जहर उगला हो। वो बड़ा होकर कैसे एकता की बात कर सकता है, इत्तेहाद की बात कर सकता है? नहीं नहीं, ये इत्तेहाद की बात नहीं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम ये कह रहे हो कि इजराइल ये लड़वाने के लिए, सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए कर रहा है, तो अब ये कंफर्म हो गया है कि भैया तुम हराम खा रहे हो, हलाल तो नहीं खा रहे। या फिर तुम्हारी अम्मा कोई हो या अब्बा कोई और है भाई, तुम तो भाई हलाल पैदाइश हो ही नहीं, क्योंकि सच तुम्हें दिख ही नहीं रहा। कुरान में है ना, जिसको और हदीस में भी है कि या नबी अल्लाह, आप सिरात मुस्तकीम है और आप हक हैं, और ये सब जानते हैं, लेकिन बुग़्ज़ रखने वाले नहीं मानेंगे। सबको, कूड़ा फेंकने वाली को पता था रसूल खुदा के ऊपर कि ये नबी अल्लाह है, कूड़ा फेंकती थी वो रोज, सबको पता है। ऐसे ही आज भी सबको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान क्या है, लेकिन जिनकी नस्लें और खून खराब हैं वो लगे हुए हैं सऊदी अरब के जो बिन सलमान है उनको डिफेंड करने में। अजीब मरहला है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए भाई, वो रिपोर्ट इजराइल की अकेले की नहीं थी। हाँ, वो रिपोर्ट मिडिल ईस्ट में हर न्यूज चैनल के जरिए बता दी गई थी, सोर्स था इजराइल का, लेकिन कई जगह ये कंफर्म किया जा रहा था कि सऊदी अरब ये कर रहा है। अब एक कदम आज और सुनो आगे की, अब इसका क्या तुम जवाब लाओगे। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और उन लपर झांडस सऊदी के आंड भक्तों से, ये बताओ बे, तुमने नाम के आगे अपना मोहम्मद लगा लिया और तुम जाके 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, तुम तो मुनाफिक हो भाई। सामने सच दिख रहा है। तुम ये कह रहे हो कि सऊदी अरब को बदनाम करने के लिए इजराइल ने खबर चलवाई होगी। अच्छा, तो मुझे बताओ सऊदी अरब ने 2 साल से गाजा के नरसंहार में उसको रोकने के लिए क्या किया? पहला सवाल। सऊदी अरब ने, वो तुम्हारा इतना बड़ा बाप है, तो बिन सलमान ने नेतन्याहू के खिलाफ कितने बयान दिए? सऊदी अरब ने इजराइल पर क्या पाबंदी लगाई? यूएन में सऊदी अरब ने नेतन्याहू के खिलाफ क्या बोला? अमेरिका को सऊदी अरब ने धमकाया क्यों नहीं? इजराइल को सऊदी अरब ने धमकाया क्यों नहीं? बहुत सवाल हैं। लगातार 2 साल से गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है। सऊदी अरब ने अपने फाइटर जेट के जरिए, अपने प्लेन्स के जरिए गाजा में मदद गिराई क्यों नहीं? इजराइल सऊदी अरब का पेशाब भी नहीं है अगर सऊदी अरब की ताकत आप देखेंगे तो। लेकिन क्योंकि बिन सलमान ही गंदी नस्ल का है, तो क्या कर सकते हैं। और गंदी नस्ल के इंसान को गंदी नस्ल का ही आदमी पसंद कर सकता है, कोई ईमान वाला पसंद नहीं करेगा। जो कुरान से मोहब्बत करता हो, अहले बैत से मोहब्बत करता हो, दीन से मोहब्बत करता हो, पाक ईमान वाला हो, वो बिन सलमान के कैरेक्टर को देखने के बाद, आज की खबर बताऊं, ये लीजिए रिपोर्ट, ये देख लीजिए, पूरी रिपोर्ट है।
और ये इजराइल की रिपोर्ट नहीं है, ये तमाम जगह खबर आ चुकी है। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर चुपके से, जी हाँ चुपके से पहुंचे हैं ट्रंप से मिलने और उन्होंने बात की है, सऊदी अरब ने बात की है इजराइल से नॉर्मलाइजेशन की। देखो अरब के गुलामों, देखो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, हर जगह आ रही है खबर कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे, उन्होंने ट्रंप से बात की है कि इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाए और ईरान के मुद्दे पर डी एस्केलेशन पर बात की है। इसके अलावा कई और आगे जो खतरनाक मुद्दे हैं इजराइल और सऊदी अरब को एक करने के लिए, उन तमाम मुद्दों पर डिस्कस किया गया है। और ये कब पहुंचे हैं सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर कि जब नेतन्याहू पहुंचने वाले हैं, यानी सऊदी अरब का पैगाम लेकर ट्रंप के कान में बता दिया गया और वापस चले गए। अब नेतन्याहू आएगा। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, नेतन्याहू हाल फिलहाल में आजकल में पहुंच सकते हैं अमेरिका और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर अमेरिका और इजराइल के बीच में बात होगी। अब ईमान वाले मुझे बताएं, क्या सऊदी अरब, क्या मोहम्मद बिन सलमान सिरात मुस्तकीम पर है? क्या वो हक है? कभी जिंदगी में हलाल खाया होगा ना तो मुंह से आपके निकलेगा नहीं कि सऊदी सही कर रहा है। उधर ईरान पूरे एक्शन में है। ईरान ने जब से जंग चालू हुई ईरान इजराइल की, तब से अब तक वो हर दिन 35,000 रेफ्यूजीज को, अफगानियों को निकाल रहा है और जो इलीगल तरीके से वहां रह रहे हैं रोज निकाल रहा है। और ईरान का ये समझदारी वाला कदम है। ईरान की मिसाइलों का भौकाल देखने के लिए मिडिल ईस्ट के अमेरिका की फौज के कमांडर यानी सेंटॉम के कमांडर, ये देखिए इजराइल के उन तमाम इलाकों में घूम रहे हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं जहां ईरान की मिसाइलों ने चुम्मा लिया। और ईरान की मिसाइलों के निशान आज भी तेल अवीव और इजराइल के कई इलाकों में हैं। तो अमेरिका के कमांडर वहां जाकर ईरान की ताकत को, ईरान की पिटाई के निशान देख रहे हैं। मोहतरम हजरात, ईरानी कमांडर ने साफ कह दिया है कि हमारा प्लान बनकर तैयार हो चुका है कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो हम क्या करेंगे। सुनिए। برنامه‌ریزی کرده بودن ظرف 48 ساعت و حتی اکثر یک هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند و ملت ایران پیروز شد. ما در مرحله اول برابر ईरान को एक और बड़ी कामयाबी मिली। मूसाद का एक बड़ा जासूस गिरफ्तार किया और उसने कबूल किया ऑन कैमरा कि हमारा प्लान था कि ईरान के गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हम बमबारी करवाएं। कुछ सेकंड का ये बयान जरूर सुनिए। جریانات پارسال و از اردیبهشت خرداد به این سمت از من درخواستایی که داشتن ضبط تصویر و عکس گرفتن از قسمت‌های نظامی، قسمت‌های سپاه در رشت، قسمت منطقه حمیدیان، از قسمت انتظامی ارتش در چاف و چمخاله عکس و فیلم گرفتم. ईरान को जानी नुकसान बहुत हुआ है। इतने लोग मरे हैं कि अब तक वहां जनाजे निकल रहे हैं। मुहर्रम का ये दिन चल रहा है, गम के ये दिन चल रहे हैं और ऐसे में जनाजे भी लगातार ईरान में निकल रहे हैं। شهیدان عرب سلام ای زائران خدا، سلام ای شهیدان عرب سلام ای زائران خدا، سلام ای ساکنان بهشت کنار شهید
شهید کربلا. IAEA से ईरान बाहर आ गया। अब IAEA के जो इंस्पेक्टर्स ईरान में थे, IAEA ने उनको निकाल लिया क्योंकि अब उनकी सिक्योरिटी का खतरा उन्हें था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान इनके खिलाफ कोई कांड कर दे। वहीं ईरान ने इजराइल को और जलील करने के लिए, ये देखिए, जो इजराइल के ड्रोन मार गिराए हैं वो दुनिया के सामने रखे। जी हाँ, ये वो तमाम ड्रोन हैं जो इजराइल के थे और इजराइल ने इसे बड़े घमंड से ईरान के अंदर भेजा था हमला करने के लिए, जिन्हें ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अब इन ड्रोन का बेहतरीन तरीके से ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करके बड़ा कांड कर सकता है, खेल पलट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को हमने न्यूक्लियर से दूर कर दिया है और इसके बाद बहुत सारे अरब देश हमारे पास आ रहे हैं जो अब्राहम अकॉर्ड यानी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं। और आप इस बात के गवाह हैं दोस्तों कि सबसे पहले कौन पहुंच रहा है ट्रंप के पास अरब देशों में? सऊदी अरब। डिफेंस मिनिस्टर गया और अमेरिका से अलग अलग बात कर रहा है। कौन? बिन सलमान आपका। ट्रंप की ये बात सुनिए। Secret meeting today with a Saudi official. Are you any closer on expanding the Abraham Accords? Any news from that? Yeah, we are. It's one of the things we talked about, the Abraham Accords. Now that Iran has been taken out in terms of a nuclear threat, and they have been completely taken out, at least for a very long time, I think a lot of people are going to be joining the Abraham Accords. We have 4 great countries already, but we're going to have a lot of people, I think, joining the Abraham Accords. ईरान के IRGC ने कहा है कि हमने ड्रोन, मिसाइल, हवाई ताकत सिर्फ 30% इस्तेमाल की थी। आगे अगर इजराइल ने कोई हरकत की तो हम जवाब क्रशिंग वाला देंगे, एकदम तबाह करने वाला। सुनिए। بله ما هنوز در یکی از شهرک‌های موشکی او رو باز نکردیم. ما از پایگاه‌ها و از مقره‌هایی که بود بخشی از توان موشکیمون بهره برداری شد. این توان به لطف خدا، با لطف و عنایت خدا در یک شرایط بسیار خوبی است. ممکنه ما 30% هیچگاه ما به اندازه امروز آمادگی نداشتیم و این ظرفیتی که در این جنگ 12 روزه इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने ऑर्डर अपनी फौज को दे दिया है कि हवाई फौज और ज़मीनी फौज तैयार रहे और नज़र रखे तेहरान पर कि अगर ईरान ने दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम तुरंत रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आज रिएक्ट नहीं किया तो भविष्य में हमें तकलीफ होगी। जो दुश्मन एक तरफ ईरान के हार जाने की बात के लिए ढिंढोरा पीट रहा है, दूसरी तरफ ईरान यानी अपने दुश्मन की ताकत भी बता रहा है। इजराइल ने कहा कि ईरान के पास 2000 ऐसी मिसाइलें हैं जो हम तक और यूरोप तक पहुंच सकती हैं और 400 मिसाइल लॉन्चर्स अभी ईरान के पास बाकी हैं जिनके जरिए यूरोप पर भी ईरान हमला कर सकता है। आज़रबाईजान ने ईरान के साथ गद्दारी की है, ये बात सही है, लेकिन ईरान का बड़ा दिल देखिए कि आज़रबाईजान में कॉन्फ्रेंस थी, तस्वीर देखिए, ये देखिए, जहां पर गद्दारी के बावजूद ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान वहां गए और आज़रबाईजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयव से उन्होंने मुलाकात की। आज़रबाईजान में इस मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भी था। तो देखिए, पाकिस्तान ने उसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने भाई ईरान से मुलाकात की। पेज़ेश्कियान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और पाकिस्तान और ईरान की अलग से आज़रबाईजान में कॉन्फ्रेंस हुई है। इसके अलावा अगली तस्वीर में आप देखिए तुर्की। जी हाँ, तुर्की की सरकार, तुर्की के राष्ट्रपति ने भी अलग से ईरान के राष्ट्रपति और ईरान की गवर्नमेंट से मुलाकात आज़रबाईजान में की है। इस मीटिंग में पेज़ेश्कियान ने अपना भौकाल जारी रखा और बयान देते हुए कहा कि इस जंग में हमने इजराइल को बड़ा सबक सिखाया है और हमने इस जंग को दूसरे इलाकों तक फैलने से रोका है। मेहमानान अजीज, حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان، در 13 ژوئن و در میانه مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا
تجاوز و حملات وحشیانه و تروریستی و غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران با نقض آشکار تمامی موازین و اصول حقوق بین الملل از جمله بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد آغاز شد و با همراهی ارتش متجاوز آمریکا ادامه یافت. طی 12 روز تجاوزات وحشیانه، مجموعی از عملیات جنایتکارانه علیه نیروهای نظامی خارج از محل مأموریت خود، استادان دانشگاه و شهروندان عادی، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای تحت نظارت हजरात, इजराइल की मीडिया के जरिए खुलासा हुआ कि इजराइल का 20 बिलियन बी फॉर बॉम्बे 20 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है और अभी और उसको बनाने में, यानी तो नुकसान किया है ईरान ने, और अभी उस नुकसान को भरने के लिए, टूटी हुई बिल्डिंगों को दोबारा बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर अभी खर्च होना बाकी है। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी भी किसी को लग रहा है कि बिन सलमान बहुत बढ़िया आदमी है तो अपनी वालिदा को सलाम करिएगा, क्योंकि समझ रहे ना आप। रिपोर्ट शेयर कीजिए। जय हिंद।